हेलो एवरीवन, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ में। हम बात कर रहे थे संघ की कार्यपालिका के बारे में और संघ की कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के बारे में हम पूरी तरीके से अध्ययन कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम बात करने वाले हैं भारत के प्रधानमंत्री के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका की जितनी पावर्स होती हैं, शक्तियां होती हैं, वे राष्ट्रपति में निहित होती हैं, परंतु राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख नहीं माना जाता है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। हालांकि शासन संबंधी सारे कार्य, यानी देश के शासन संबंधी, प्रशासन संबंधी सारे कार्य जो होते हैं वह राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित किए जाते हैं, लेकिन वास्तविक शक्तियां, मुख्य शक्तियां जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री को शासन का प्रशासनिक प्रमुख माना गया है। ठीक है, प्रशासन संबंधी प्रमुख किसे माना गया है? प्रधानमंत्री को माना गया है। जबकि संघ की जो कार्यपालिका की शक्तियां होती हैं वो निहित राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन वह इसका वास्तविक प्रधान नहीं होता है। ठीक है, तो प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री। वहीं आर्टिकल 75(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति। आर्टिकल 75(1) यह प्रावधान देता है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी। प्रधानमंत्री के बारे में बात करें तो लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, जिस दल को लोकसभा चुनावों में सर्वाधिक बहुमत मिलता है, उसके ही नेता को प्रधानमंत्री के रूप में चुना जाता है। यानी प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। अगर किसी कंडीशन में ये सिचुएशन पैदा हो जाती है कि अगर लोकसभा में किसी भी दल को प्रचंड बहुमत नहीं मिल पाता है या बहुमत नहीं मिल पाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में राष्ट्रपति जो होता है अपने विवेकानुसार सबसे बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री चुन सकता है। दो कंडीशंस हो गई। एक कंडीशन हो गई, प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता। जिस पार्टी से, जो भी पार्टी होती है जो चुनाव लड़ रही है, अगर उसे बहुमत मिल गया तो उसी में से जो अपने विवेक के अनुसार जो वरिष्ठ या सीनियर नेता होता है उसे प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति दे दी जाती है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है कि लोकसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, बहुमत प्राप्त नहीं होता है, यानी जितनी भी सीटें होती हैं लोकसभा की उसमें से आधे से एक ज़्यादा, इस प्रकार से बहुमत निर्धारित किया जाता है। तो बहुमत अगर किसी भी दल के नेता को प्राप्त नहीं होता है तो वहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है कि अब प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया जाए। तो इस स्थिति में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है और वो क्या कर सकता है कि जितने भी दलों ने चुनाव लड़ा है, बहुमत किसी को प्राप्त नहीं है, लेकिन उन सभी दलों में से जिसने सबसे ज़्यादा जो है मत प्राप्त किए होंगे, बेशक बहुमत नहीं है लेकिन उनमें से सबसे बड़ा दल चुना जाता है और सबसे बड़े दल के नेता को ही राष्ट्रपति अपने विवेक से प्रधानमंत्री चुन सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त होती है। वो शर्त क्या होती है कि प्रधानमंत्री चुने जाने के 1 माह के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा किसी भी बड़े दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया, तो उस कंडीशन में प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाने के 1 महीने के अंदर अंदर उस प्रधानमंत्री को क्या करना होगा? सदन में विश्वास मत हासिल करना होगा। सभी का विश्वास मत उसको हासिल करना होगा। तो ये हो गया राष्ट्रपति का चुनाव से संबंधित प्रावधान। अब जैसे कि ऊपर आपने पढ़ा कि प्रधानमंत्री कौन होता है? लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का नेता। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ लोकसभा का ही सदस्य होता है, या हम दूसरे शब्दों में इस तरीके से कह सकते हैं कि क्या लोकसभा का सदस्य ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है? क्या राज्यसभा का सदस्य प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जा सकता? हालांकि प्रावधानों के विषय में बात करें या फिर एक व्यावहारिक तरीके से बात करें तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्यसभा के किसी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं किया जाएगा। इसी संबंध में 1997 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया था कि प्रधानमंत्री जो होता है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। प्रधानमंत्री चाहे लोकसभा का सदस्य हो सकता है और राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है, यानी लोकसभा के किसी सदस्य को भी प्रधानमंत्री पद दिया जा सकता है। इसके साथ साथ राज्यसभा के सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। अब कुछ ऐसे प्रधानमंत्रियों के बारे में बात कर ले। यहाँ से कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे प्रधानमंत्री कौन से थे जो उस समय
अपने प्रधानमंत्री जब वो बने थे उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे। तो राज्यसभा सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री कौन कौन बना था? सबसे पहले प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 1966 में लोकसभा सदस्य थीं। HD देवगौड़ा ये भी 1996 में ये जो है राज्यसभा के सदस्य हुआ करते थे और तब इन्हें प्रधानमंत्री चुना गया था। इसके साथ साथ आपने नाम सुना ही होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 एवं 2009 में राज्यसभा सदस्य थे और राज्यसभा सदस्य होते हुए इन्हें प्रधानमंत्री के पद पर चुना गया था। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की शपथ के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। पदावधि के बारे में अगर बात करें तो इनका कार्यकाल होता है पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक। और ये जो प्रधानमंत्री हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को उनके पद से हटा सकता है, ठीक है। हालांकि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की कृपा के अनुरूप राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ हम यह बिल्कुल नहीं लगा सकते कि राष्ट्रपति जब चाहे प्रधानमंत्री को जो है उनके पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो वो अपने पद ग्रहण से कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक अपने पद में बने रहते हैं और यही हो जाता है उनका कार्यकाल, ठीक है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना हो जाता है? 5 वर्ष। अब इसके बाद में बात करते हैं शक्तियों एवं कार्यों के बारे में। संवैधानिक उपबंधों के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री की शक्तियों से संबंधित कुछ विशेष उपबंध नहीं दिए गए हैं, क्योंकि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री इनकी सहायता से ही शासन संबंधी सारे कार्यों को संचालित करता है। संघ के या देश के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही संपादित किए जाते हैं। प्रधानमंत्री एक तरह से हम कह सकते हैं उनकी हेल्प के लिए होते हैं, लेकिन बड़ी विडंबना है कि राष्ट्रपति फिर भी कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। वास्तविक शक्तियां प्रधानमंत्री में ही होती हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री की शक्तियों के विषय में। तो प्रधानमंत्री की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति, संसद इनके संदर्भ में ही जो है बांटी जाती हैं। तो प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्यों के बारे में बात करें तो व्यवहारिक रूप में राष्ट्रपति की ही शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री करता है। हम कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप में जो प्रधानमंत्री की शक्तियां होती हैं वे राष्ट्रपति की ही शक्तियां होती हैं। राष्ट्रपति की ही शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो इन शक्तियों को कुछ प्रमुख वर्गों में बांट सकते हैं कि जैसे मंत्रिपरिषद के संदर्भ में प्रधानमंत्री की शक्तियां कौन कौन सी होती हैं उनके बारे में जान लेते हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में प्रधानमंत्री की कौन कौन सी शक्तियां होती हैं कि मंत्रियों को मंत्रालयों का आवंटन किया जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही विभिन्न मंत्री जो मंत्रिपरिषद बनाई जाती है उसमें किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाना है, कौन सा मंत्रालय आवंटित किया जाना है, ये निर्धारित प्रधानमंत्री ही करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रालय आवंटन किया जाता है और जो मंत्रिपरिषद होती है, जो अन्य मंत्री होते हैं वे प्रधानमंत्री के निर्देशन में ही कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता। प्रधानमंत्री का कार्य है जो उनकी मंत्री परिषद है उसकी मीटिंग लेना, उनकी क्या करना, अध्यक्षता करना, और उस मीटिंग में क्या करना, आने वाली जो भी क्रियाकलाप हैं, रणनीतियां हैं वो तैयार करना, भारत सरकार की नीतियां तैयार करना, ठीक है, और मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करना। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने एवं बर्खास्त करने की राष्ट्रपति को क्या दे सकता है, सलाह दे सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को यह सलाह दे सकता है कि इस मंत्री को क्या कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए, इनकी कार्यप्रणाली सही नहीं है, इनका कार्य करने का तरीका सही नहीं है, ये अपने पद पर ईमानदारी एवं कर्तव्य निष्ठा से कार्य नहीं कर रहे हैं। इस संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने की सलाह दे सकता है एवं किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने की सलाह भी दे सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। तो इस संबंध में अगर प्रधानमंत्री अपने आप स्वयं अपना त्यागपत्र दे देते हैं तो इस संबंध में क्या हो जाता है, पूरी जो मंत्रिपरिषद है, लोकसभा है, वो क्या हो जाती है, भंग हो जाती है। स्वयं त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री पूरी मंत्रिपरिषद को क्या कर देते हैं, बर्खास्त
कर देते हैं। यानी प्रधानमंत्री अगर स्वेच्छा से अपना त्यागपत्र दे दें उस स्थिति में भी मंत्रिपरिषद बर्खास्त हो जाती है। इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है, प्रधानमंत्री की अकारण मृत्यु हो जाती है, उस स्थिति में भी मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर दिया जाता है। यही जो नियम है ये किसी मंत्री पर लागू नहीं होता है। अगर कोई भी मंत्री प्रधानमंत्री को छोड़कर कोई अन्य मंत्री त्यागपत्र दे देता है, बर्खास्त हो जाता है या फिर क्या हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इस संबंध में मंत्रिपरिषद को बर्खास्त नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की सहायता से ही उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत ही सरकार की नीतियों का निर्धारण करता है। ठीक है, कि सरकार की जो कार्य हैं वो किस तरीके से किया जाएंगे, कौन कौन सी नीतियां हैं जो जनहित में जारी किया जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गए प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद संबंधी शक्तियां एवं कार्य। अब बात करते हैं राष्ट्रपति संबंधी कौन कौन सी शक्तियां प्रधानमंत्री को प्रदान की गई हैं। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से क्या मांगता है, प्रशासन एवं विधान संबंधी सूचना मांगता है। अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन से संबंधित या फिर विधानों से संबंधित, कानूनों से संबंधित कोई भी जानकारी मांगता है, सरकार की नीतियों से संबंधित कोई जानकारी मांगता है, तो प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति को उन सभी सूचनाओं को और कार्य प्रणाली के बारे में पूरी तरह से क्या करेगा, सूचित करेगा। ठीक है, यानी राष्ट्रपति संबंधी शक्तियों के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री को यह शक्ति दी गई है राष्ट्रपति के, वह क्या करेगा कि राष्ट्रपति के द्वारा मांगे जाने पर प्रशासन संबंधी सूचना, विधान संबंधी सूचना, सरकार की नीतियों संबंधित जो सूचनाएं हैं वो राष्ट्रपति को देनी है। राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देकर वो विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति की सलाह पर विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। वो कौन कौन से हैं, महान्यायवादी, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं उसके अन्य सदस्यों की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति। ये कार्य जो है राष्ट्रपति संबंधी कार्य है प्रधानमंत्री के। अब इसके बाद में संसद संबंधी कौन सी शक्तियां एवं कार्य प्रधानमंत्री को प्रदत्त किए गए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है। राष्ट्रपति को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श भी प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोकसभा के सत्र को शुरू करने का और सत्रावसान करने का जो है क्या दे सकता है, परामर्श दे सकता है या सलाह दे सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री लोकसभा के विघटन की सिफारिश भी राष्ट्रपति से कर सकता है। ठीक है, सरकार की नीतियों की घोषणा संसद के पटल पर प्रधानमंत्री के द्वारा ही की जाती हैं। इसके अलावा जो विपक्षी दल होते हैं, विपक्षी दलों की जो सुझाव आते हैं या उनके किसी भी कार्य को करने के लिए जो तरीके सुझाए जाते हैं, प्रधानमंत्री उन्हें अपने विवेक के अनुसार अपनी नीतियों में शामिल कर सकता है और अपनी नीतियों में क्या कर सकता है, सुधार कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री संसद के पटल पर सरकार की नीतियों की घोषणा करता है। ये तो हो गई प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य। कुछ अन्य शक्तियों के बारे में अब हम बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की अन्य शक्तियों के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद, इनका सभी का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, इन सभी का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, कभी कभी इनसे संबंधित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसे कि एक प्रश्न तो कई बार पूछा गया है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री। इसके साथ साथ हमारे प्रधानमंत्री क्या होते हैं, सेनाओं के राजनैतिक प्रमुख माने जाते हैं। सेनाओं के राजनैतिक प्रमुख माने जाते हैं। हालांकि सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो राष्ट्रपति महोदय होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को सेनाओं का राजनैतिक प्रमुख माना जाता है। ठीक है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर, ठीक है,
पॉलिटिकल लेवल पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख भी प्रधानमंत्री होता है। यानी कि कोई भी आपातकाल की स्थिति पैदा हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, कोई बाहरी देश के द्वारा आक्रमण कर दिया जाता है, देश में इमरजेंसी हो जाती है, उस समय पर जो समाज होता है या समाज के जो लोग होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं, वो आपदा से ग्रसित हो जाते हैं। आपदा से ग्रसित हो जाते हैं तो उनके जीवन को सही तरीके से संचालित करने के लिए उनके संबंध में कौन कौन सी योजनाएं होनी चाहिए, आपदा का प्रबंधन किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस संबंध में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है वो प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के द्वारा ही आपदा प्रबंधन की जो है योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे प्रधानमंत्रियों के बारे में जो प्रधानमंत्री होने से पहले किसी भी राज्य के जो है मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछने की जो है संभावना बनी रहती है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो प्रधानमंत्री पद के साथ साथ पहले कभी या पूर्व में किसी राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्रियों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं मोरारजी देसाई। ये प्रधानमंत्री बनने से पहले बम्बई राज्य के, ठीक है, जब बम्बई को एक राज्य के रूप में जाना जाता था, बम्बई राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इसके साथ साथ चौधरी चरण सिंह, ये प्रधानमंत्री बनने से पूर्व अविभाजित उत्तर प्रदेश के, जब उत्तर प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था, उत्तराखंड और इसमें विभाजन नहीं हुआ था, तो वो अविभाजित उत्तर प्रदेश के रूप में जाना जाता था। और उसी अविभाजित उत्तर प्रदेश के चौधरी चरण सिंह जो हैं 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। वीपी सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पहले। इसके साथ साथ एचडी देवगौड़ा ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे थे प्रधानमंत्री बनने से पूर्व। और नरेंद्र मोदी जो वर्तमान में भी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये प्रधानमंत्री से पहले गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हुआ